तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक 3 कंपोनेंट्स या बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिस पे कि सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है फ्रॉम वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हमेशा हमें ये 3 एलिमेंट्स के बारे में ही स्टडी करना होता है। इनसे रिलेटेड सर्किट्स नेटवर्क्स देखने होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें देखने को हमेशा ही मिलते हैं। तो ये 3 नेटवर्क या 3 एलिमेंट्स हैं आपके, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके सिंबल्स देखते हैं। ये सिंबल है, ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका सिंबल होता है। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। यहाँ पे आर एन ओम इसका यूनिट होता है। ठीक, ओम OHM आपका यूनिट होता है किसका, रजिस्टर का। फिर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो हमने देखा होगा ऐसा कॉइल फॉर्म में। ठीक है, ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज एल। ठीक, एल एंड दिस वन इज हेनरी, ये इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, तीसरा एलिमेंट है, इसका भी सिंबल समझते हैं हम। ये हो गया आपका कैपेसिटर सी। ठीक है, सी, और इसका क्या होता है आपका यूनिट, फैराड। फैराड भी कहते हैं। ठीक, फैराड यूनिट होता है। तो हम समझते हैं बारी बारी से कि हाँ इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है या रजिस्टर क्या होता है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर का जो फार्मूला होता है हम ओम्स लॉ से जानते हैं, V = IR, देयरफॉर R = V/I। ठीक है, एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा होता है R = ρL/A। ठीक, रो जिसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, मटेरियल कांस्टेंट होता है। ठीक, मटेरियल का कांस्टेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है। इसी को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला, जिससे कि हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और बेसिक फार्मूला है ये, जो कि हमारा डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। अब हम आते हैं इंडक्टर पे। ठीक, इंडक्टर पे हमने पढ़ा है V = L/di/dt। ये सब फार्मूले देखेंगे, अभी समझेंगे कि अच्छा ऐसा ही क्यों होता है, अलग क्यों नहीं होते फार्मूले, यही क्यों होते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ से हम L निकाल सकते हैं, या अगर हमको इसके करंट की इक्वेशन का फार्मूला लिखना होता है तो हम इधर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो VDT = L/di और 1/L VDT = di। ओके, विच इम्प्लाइज अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इधर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो उस केस में हमारा I मिल जाएगा। तो I = हो जाएगा 1/L ∫ VDT। ठीक है, यहाँ से हम L की वैल्यू दोनों ही केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र करके और कैलकुलेशंस करके। ठीक है, और L को, ये तो हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है हेनरीज में, जब हम इसको रिएक्टेंस में बदलेंगे, खैर उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है। ठीक, कैपेसिटर का सेम इसी तरीके से होता है, I = C/dV/dt। ठीक, अब उसी केस में हम अगर इसका V के इक्वेशन निकालेंगे, I की इक्वेशन हो गई, V की इक्वेशन अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा dV = क्या हो जाएगा, I dt × 1/c, और V = इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/c ∫I dt। ठीक, तो ये इक्वेशन एंड दिस वन एंड दिस थिंग एंड दिस। तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई कैपेसिटर, इंडक्टर की और रजिस्टर की। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर किस तरीके से हम और अच्छे से इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान सकते हैं। ठीक है, सिंबल बने रहने देते हैं, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, यूनिट्स हमको याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो इंडक्टर की यूनिट आपकी हेनरी हो गई, कैपेसिटर की आपकी फैराड हो गई, और रजिस्टर की आपकी यूनिट हो गई ओम्स। ठीक है, तो अब आते हैं रजिस्टर पर। ठीक, तो आप बिल्कुल ऐसे देखिए, यहाँ पर हमने वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक, या मान लीजिए कि हमने सिंपली DC सोर्स लगा दिया V वोल्टेज का। ठीक है, अब अगर हमने V वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया
तो सेम टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आपकी करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। और इनफैक्ट किसी भी आपके एलिमेंट में ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर में किस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो होने लग गई, ठीक, यानी कि यहाँ पे आई करंट फ्लो होने लग गई। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आपने वोल्टेज को ऑन किया, यहाँ पर स्विच अगर दिया है तो स्विच लगाया, या फिर आपने जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट किया, तुरंत बिना किसी डिले के तुरंत आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी आई। ऐसे नेटवर्क्स को या ऐसे सिस्टम्स को बस अभी के लिए समझ के रखिए जीरो ऑर्डर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने वोल्टेज दिया वैसे ही आपकी करंट बहने लग गई, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका वोल्टेज था तो ये आपकी करंट हो जाएगी, ठीक। इससे हमको ग्राफ मिल गया, क्या ग्राफ मिल गया कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हमेशा यहाँ पर 0 डिग्रीज होता है, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ये बेसिक रजिस्टर है, ये फेज़र डायग्राम भी है, ठीक है, और आपको पता भी है कि अच्छा वेव फॉर्म्स कैसे चलेंगी। इट मीन्स अगर वेव फॉर्म आपकी बनाएंगे तो अगर ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो सेम फेज डिफरेंस के साथ ये आपकी करंट की वेव फॉर्म होगी, ठीक। तो आई करंट हो गया और वी आपका वोल्टेज हो गया, ठीक, ये केस हो गया। और अगर हम इंडक्टर के बारे में अब देखते हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस जैसे ही हमने वोल्टेज लगा दिया या एसी सोर्स, जैसे ही हमने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया, उस केस में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो तो होगी, बट अब ये समझने वाली चीज़ है, इंडक्टर हमारा ऐसा होता है। बचपन में हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया था या सुना था सोलेनॉइड क्या होता था, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था आपका, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था। यहाँ पर आप बीच में एक कोई कोर लगाते थे, या तो पेपर कोर होता था या तो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया था तो एक आप कील ले लेते थे, ठीक है, ऐसी कुछ कील होती थी और उस पर आप तार को लपेट करके यहाँ पर आप एक सेल लगा देते थे, एक बैटरी लगा देते थे, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये कील मैग्नेट बन जाती थी और आयरन पार्टिकल्स को ये मैग्नेटाइज होने की वजह से ये उसको अट्रैक्ट करती थी, ठीक। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही कुछ केस होता है। क्या होता है कि इंडक्टर में एक ये पर्टिकुलर जो आपका एरिया होता है इसको हम कोर कहते हैं, और ये जो होता है ये वाइंडिंग होती है, ठीक है, या कॉइल होती है, ठीक। तो इंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स लगाते हो एक करंट फ्लो करती है। अब करंट जब फ्लो करती है तो ये मोशन होता है करंट के फ्लो होने का, ठीक। तो ऐसे करके करंट फ्लो होती है आपका, जैसे कि आपने वाइंडिंग दिखा रखी है। तो जब ऐसे करंट फ्लो होती है तो उस केस में यहाँ पे एक मैग्नेट बन जाता है, हमने पढ़ा हुआ था ना मैग्नेट, तो ये मैग्नेट आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बन जाती है। तो ये एक मैग्नेट बनने लगता है। अब आप इससे ऐसे समझ भी सकते हो और इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं कि जैसे ही करंट यहाँ पर हमने फ़्लो की तो यहाँ मैग्नेट बनने लग गया, यानी कि इस करंट का यूज़ कहाँ आया, इस मैग्नेट का फॉर्मेशन करने में ना, इस मैग्नेट को बनाने में या मैग्नेटाइजेशन करने में इस करंट का रोल आया ना। यानी कि ये करंट रुक गई ना मैग्नेट बनाने में, रुक गई, थोड़ा सा रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि इसको मैग्नेट बनाना है, ये एक्ट कर रही है। अब इससे हमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है जो कि हमको आप लग रहा है मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है कि करंट क्योंकि रुक गई तो करंट हमेशा लैग कर रही होती है। क्यों लैग कर रही होती है, क्योंकि वो किसी काम को करने के लिए रुक गई है ना वो। तो यानी कि अगर ये वोल्टेज हमने ले लिया रेफरेंस तो करंट हमारी लैग कर रही होगी, ठीक, ये करंट होगी आपकी। तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट इसके, अगर ये प्योर इंडक्टर है तो 90 डिग्री बाद ही, अगर आप यहाँ पर बैठे हो और ये रोटेट कर रहा है तो पहले आपका वोल्टेज आए, उसके 90 डिग्री एंगल बाद आपका करंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो इंडक्टर का ये फेज़र डायग्राम होता है। और अब हम आते हैं, यानी कि अब इसका हम डायग्राम भी बना करके देख लेते हैं कि अगर ये वोल्टेज आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपका करंट 90 डिग्री बाद आएगी, यानी कि 90 डिग्री यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट होगी करंट, यहाँ से स्टार्ट होगी करंट, ठीक है। यानी कि पहले ये चल जाएगा, उसके 90 डिग्री बाद से आपकी करंट स्टार्ट होगी, ठीक है, ये हो गया। और अब हम आते हैं तीसरे केस में जो कि कैपेसिटर है हमारा। तो कैपेसिटर को भी हम, अगर यहाँ पर हमने वोल्टेज लेट सपोज दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज से ये, क्योंकि प्लेट्स होती हैं, कैपेसिटर नथिंग बट द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो यहाँ नेगेटिव, सी डायग्राम को यहाँ बड़ा सा बनाया। तो यहाँ पर
पॉजिटिव है तो क्योंकि यहाँ पर प्लेट है तो ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ऑपोजिट चार्ज कैसे जनरेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका, या सेम चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका पॉजिटिव 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 हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 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 हो जाएगी प्लेट, ठीक है। क्योंकि आपने इसको ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया ना, तो जितना पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया वो वहाँ पर उस पोटेंशियल को एक्यूमुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया या नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज आपने यहाँ पर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, अब ये चार्ज की वजह से आपका बीच का जो एरिया है वहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो करंट फ्लो हो रही थी डायरेक्टली, यहाँ पे भी हो गई थी, बट यहाँ पे अभी करंट नहीं फ्लो हो रही है। क्यों नहीं फ्लो हो रही है? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आपका प्लेट्स पर एक्यूमुलेट हो गया चार्ज, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अब अच्छा, और बीच में आपके या तो हॉलो है, कुछ नहीं है, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक आपका फिल है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक फिल है यानी कि आपका इंसुलेटर फिल है, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का कंडक्शन नहीं होगा। अब ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि हाँ इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आयनाइज होना चालू हो जाएंगे, ठीक, आयनाइज होना चालू हो जाएंगे। एट द सेम टाइम करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक। अब आपको पता है ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे जैसे करंट काम कर रही थी मैग्नेटाइजेशन का, यहाँ पे वोल्टेज काम कर रहा है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन का काम कर रहा है। चार्ज का एक्यूमुलेट करने का काम यहाँ पर वोल्टेज ने किया है, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज रुक गया, वोल्टेज आपका रुक गया, ठीक है। वोल्टेज अगर रुक गया तो अगर यहाँ पे हम करंट को रेफरेंस मान करके चलते हैं तो यहाँ पे हमको वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसे मिलेगी, यानी कि इसके 90 डिग्री बाद करंट के वोल्टेज आएगा, ठीक है। यानी करंट आपका पहले पहुंच गया है एंड देन विल गेट द वोल्टेज आफ्टर 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सा बड़ी फेमिलियर सी चीज़ है, बट हाँ आप फर्स्ट टाइम क्योंकि पढ़ रहे हो तो फिर आपको कुछ लगेगा नहीं, तो वैसे तो काफ़ी इजी है और पता भी होनी चाहिए, और बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो ये है बेसिक आइडिया हमारे कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर का। अब हम अगर तीनों का ग्राफ्स एक टाइम पर ही बनाते हैं, ठीक है, यानी एक ही साथ बनाते हैं, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, या हम एक कॉम्बिनेशन सर्किट से समझ सकते हैं कि हाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें किस तरीके से ग्राफ मिलेगा। क्योंकि हमें भी पता है कि हाँ आइडियल हम पढ़ते हैं और आइडियल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ने से ही हमारा काम चलता है, हमारा गुजारा चलता है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकल चीज़ हम यहाँ पे रियलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर एक सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस है, ठीक, इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस के केस में देखा था वोल्टेज है, इसी डायरेक्शन में करंट है। अब हम इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर में ये वोल्टेज है तो करंट आपकी यहाँ है, इसको IR मान लेते हैं, इसको IL मान लेते हैं, ठीक। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमने रिजल्टेंट के बारे में सुना होगा, क्योंकि एक करंट इधर है, एक करंट उधर है। तो अब आपको भी पता है एक गाड़ी इधर भाग रही है, एक गाड़ी इधर भाग रही है, तो बीच में कुछ बंधा होगा तो इस डायरेक्शन में भागेगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में हम लेते हैं I की वैल्यू, तो ये I रिजल्टेंट हो गई, ठीक है। यानी कि अब हम इसको मिटा करके देख ले रहे हैं, इसको रफ़ कर दिया मैंने और इस वैल्यू को भी रफ़ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो ओरिजिनल केस में आपको ये वैल्यू मिल रही थी किस में, इंडक्टर में, और ये वैल्यू मिल रही थी आपको रजिस्टर में, अब आपको दोनों के बीच की वैल्यू मिल रही है जो कि 90 से कम है। यानी कि ये एंगल 90 था, ये एंगल आपका लेस देन 90 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 90 है, तो ये एंगल आपका लेस देन 90, तो अब आपको लेस देन 90 एंगल मिल रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका कैपेसिटर में भी होता है कि अगर रजिस्टर के साथ आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का करंट है और वोल्टेज IR, यहाँ पर आपका कैपेसिटर का, ठीक है, करंट है IC, ठीक। तो अब इस केस में आपको रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि I रिजल्टेंट आपका ये होगा। तब इसको मिटा के अगर देख लें हम, इसको अगर हम रफ कर दें और देखें, तो अब इस केस में जो ये इनिशियली आपका 90 था डिफरेंस, अब आपका 90 से कम है, 90 से आपका कम आया। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फेजर डायग्राम्स एंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स मिलते हैं व्हेन वी डील विद द
रियल सर्किट्स, ठीक है। जब हम रियल नेटवर्क्स की बात करते हैं, जो कि आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल नेटवर्क्स की बात करते हैं, जिसमें कि हमें भी पता है कोई तार है उसमें रेजिस्टेंस होगा ही, कोई तार है मे भी दे रहा चांसेस क्या है उसमें कैपेसिटेंस आपको कुछ मात्रा में मिले और बिल्कुल मिलेगा, और उसी तरीके से इंडक्टर भी मिलता है। तो हम अगर इस तरीके के रियलाइजेशंस कर रहे होते हैं, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो उस केस में हमें कुछ इस टाइप के हमारे फेजर डायग्राम्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ईजी भी